हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए समझते हैं कि ये कंट्रोल से हमारा मतलब क्या है। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन अ रेगुलेटेड मैनर। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक रेगुलेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ वर्क कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी में कौन सा मेन पार्ट है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन मैनेजर है, ये सब होता है कंट्रोल। जैसे कि ब्रेन, आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है एक तरीके से वो है प्रेसिडेंट, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैनेजर है, और बाकी सब ऑर्गन्स मान लीजिए कि इस ब्रेन के लिए, जो कि प्रेसिडेंट है, जो कि एम्परर है, उसके लिए काम करते हैं। ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब कि किस तरीके से ये सब बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। जैसे कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, स्टमक में फूड जाता है, अलग से एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सभी एक दूसरे के साथ एक तालमेल बनाए हुए हैं। ये होता है कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, आप चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो हार्ट है वो हर वक्त बीट कर रहा है। आपके फूड का डाइजेशन जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही हो रहा है। ये सब तालमेल ही होता है कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल दो तरीके से होता है ये कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, नर्वस एंड हार्मोनल। हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है। ये कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होता है। हालांकि प्लांट्स का तो ब्रेन नहीं होता है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। और दूसरा तरीका है हार्मोन्स के थ्रू। तो हम ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं और प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। इस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स में, और हार्मोनल सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स का ही पढ़ेंगे, और प्लांट्स का। हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स में, हार्मोनल सिस्टम एनिमल्स में, और नर्वस सिस्टम ओनली एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में। ये तीन चीजें हमने इस चैप्टर में करनी है। और अब देख लेते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जाननी है। नर्वस सिस्टम में मैसेजिंग होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। ये सब हम डिटेल में करेंगे, कैसे कोई मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रैवल होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। और हार्मोनल सिस्टम में ये हार्मोन्स के थ्रू होती है। और हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। हार्मोन्स के केस में ये जो कुछ भी है ये सेलुलर लेवल पर होता है। ये आपकी बॉडी में जो ग्रोथ आप देख सकते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, हार्मोन्स सेलुलर लेवल पर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप देखिए, जब बेबी ग्रो होता है तो किस तरीके से बड़ी ही यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, किस तरीके से फिंगर्स बनती हैं, किस तरीके से आर्म्स बनती हैं, और कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी फिंगर्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ये कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है, और हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को अगर देखा जाए तो वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फास्ट होता है। हालांकि हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि अगर आप किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। तो ये देखिए, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, और आप देखिए ये कितनी फास्ट होता है। और जो ग्रोथ का मैंने एग्जाम्पल लिया वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप ये जो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसे आप समझ लीजिए। हमारा पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड होगा, दैट वी हैव ब्रेन, और ब्रेन के साथ कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। और ये आप देख रहे हैं साइड में नर्व्स निकल रही हैं। ब्रेन एक तरीके से एम्परर है, राजा है, और स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से मंत्री है, वजीर है। और बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन के लिए ही, एम्परर के लिए ही काम करते हैं। लेकिन एम्परर, द ब्रेन, और जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? डायरेक्टली नहीं होगा, वो मंत्री यानी वजीर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा।
और बच्चों दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये देखिए, ये नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, राइट। और हालांकि अगेन हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको बिगिनिंग में पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप का है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे भी समझना बहुत ही आसान है। आप इसी डायग्राम को देखिए, ये ब्रेन आप देख रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल इसके सेंटर में है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिर्फ यही दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी सब नर्व्स को देखिए वो साइड में है, मतलब पेरिफेरी में है। तो इसीलिए जो नर्व्स हैं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें भी जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं ये साइड्स में है और साइड्स के लिए वर्ड होता है पेरिफेरी, तो पीएनएस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है एएनएस एंड वीएनएस में। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एएनएस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वीएनएस है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब इसमें वो सारे एक्शंस आते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हो रहे हैं और हम अवेयर भी नहीं है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि हमारी हार्ट का बीट करना, जैसे कि डाइजेशन का होना। और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में वो सारे एक्शंस आते हैं, वो सब कंट्रोल होता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कि चलना, जैसे कि लिखना, जैसे कि बोलना। आई होप अब आपको एक स्केलेटन सा समझ में आ गया है इस चैप्टर का कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। हम कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स दोनों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे अब मैं बात करूंगी रिफ्लेक्स एक्शन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट। जैसे कि अगर हमने एकदम से किसी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो ये एक स्टिमुलस है कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, और फिर क्या होगा, हमारा सडन एक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा कि हम अपना हाथ खींच लेंगे। तो हमारा हाथ खींचना जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कब हुआ, जब स्टिमुलस हुआ। और स्टिमुलस क्या था, हमारा हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना। तो आप देखिए ये कितना ऑटोमेटिक ही होता है। तो ये इनवॉलेंट्री हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि आप गर्म ऑब्जेक्ट को टच करेंगे और आप अपना हाथ नहीं हटाएंगे। और अगर मान लीजिए आपका हाथ गलती से किसी कांटे वगैरह पर लग जाता है, तब भी आप अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, और उसमें स्टिमुलस क्या हुआ, कांटा। ठीक है ना। और कोई एग्जाम्पल जो आप सोच सकते हैं? तो यहाँ पर आपने एक और चीज याद रखनी है कि एक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को डायग्रामेटिकली शो करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं। तो जब हम वो पूरा पाथवे डिटेल में दिखाते हैं तो उसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क, the pathway or route taken by nerve impulses in a reflex action। तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे इसे हम ड्रॉ करते हैं। इसे ड्रॉ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क, बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की कि जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ खींच लेते हैं। तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना, हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिमुलस, और हमारा हाथ को खींच लेना क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। आपको ये याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, यस, इसमें सीएनएस इन्वॉल्व है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया था ना। तो वो किससे बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो रिफ्लेक्स
एक्शन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, राइट। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद उसकी जो मेमोरी है वो ब्रेन में चली जाती है। तो चलिए इसे समझते हैं। आप देख सकते हैं ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि चाय की पतीली हो या गर्म पानी की पतीली हो, और ये किसी पर्सन का हाथ है, ये उसने टच किया। तो होता क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, और नर्व सेल क्या होता है, न्यूरॉन। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस पर वर्क करता है, न्यूरॉन्स पर। तो मैसेज को इधर उधर पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को इधर उधर पहुंचाना, ये काम होता है न्यूरॉन का, ठीक है। और न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के बारे में हम फिर से करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये आप देखिए, जब जैसे ही पर्सन ने इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो ये जो रेड लाइन से मैंने दिखाया है ये है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा सीएनएस में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, यहां पर इंटरप्रिटेशन होगी, और मोटर न्यूरॉन को ये इंटरप्रिटेशन मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब जो हाथ है वो हटा लेना है। और मोटर न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन ले जा करके दे देगा आर्म के, आपके हाथ के मसल्स को, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करने का काम होता है रिले न्यूरॉन का। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब जैसे कि स्किन ने उसे फील किया, और रिसेप्टर्स उसको फील करके सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन इसको कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। वहां से मोटर न्यूरॉन उसको इंटरप्रेट करेगा, और ये इंफॉर्मेशन वो आर्म के मसल्स को दे देगा कि अब हाथ हटा लिया जाए। तो इफेक्टर क्या हो गया, मसल्स इन आर्म। और एक और चीज है इसमें, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन इन दोनों के बीच में, मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। तो ये वो पूरा पाथवे है। इस पूरे पाथवे को हम कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये सारी मेमोरी फाइनली कहाँ पर जाती है, ब्रेन में। ये पूरा मैसेज ब्रेन में चला जाता है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ करना आ सकता है। और अब इस चैप्टर में आगे हम यही सब पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमने बात की रिसेप्टर्स की, हमने बात की इफेक्टर की। तो रिसेप्टर क्या है, इफेक्टर क्या है, न्यूरॉन्स की बात की, तो हम न्यूरॉन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं रिसेप्टर्स की बात कर लेती हूँ। सो व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। हम कह सकते हैं सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन विच इज sensitive to a particular type of stimulus such as light, sound, smell, taste, heat, etc. जो रिसेप्टर्स हमें जानने हैं उनके टाइप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फोटो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, आईज में। जैसे कि अगर आप एकदम से, आपकी आंखों में मान लीजिए एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट चला जाए, तो जो आई रिसेप्टर्स हैं वही तो उसको सेंस करेंगे ना। तो ये जो तेज लाइट होगी वो स्टिमुलस होगा, और आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो होगा एकदम से आंखों को बंद कर लेना। इसी तरीके से फोनो, ये कहाँ पर होते हैं रिसेप्टर्स, ईयर्स में। गस्टेटरी, टंग में, टेस्ट से रिलेटेड है। ओफैक्टरी, नोज में, स्मेल से रिलेटेड है। थिग्मो, स्किन में। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें हमने थिग्मो रिसेप्टर को समझा, क्योंकि जैसे ही आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो ये टच कहाँ से होगा, स्किन, यानी कि स्किन में कौन से रिसेप्टर्स हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूरॉन पर।
वापस इसी रिफ्लेक्स आर्क को आप देखिए, ये जो मैसेजिंग का काम था ये सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स का था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये न्यूरॉन्स क्या हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से ही बना हुआ है। न्यूरॉन एक नर्व सेल है और इसको हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कहा जाता है, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप देखते हैं कि एक घर ईंटों से बना होता है, एक घर की जो बेसिक यूनिट है वो ईंट यानी कि ब्रिक होती है। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन, उसके आगे दूसरा न्यूरॉन, उसके पीछे तीसरा न्यूरॉन। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आपको वेल लेबल डायग्राम इसका ड्रॉ करना होगा। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इजी डायग्राम सीरीज में मैं इन सभी डायग्राम्स को ड्रॉ करना बताती हूँ इन अ वेरी इजी वे। देखिए, इसमें सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये तो सेल ही है, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं सेल बॉडी। और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो ये डॉट डॉट से दिखाया गया है, और इसके बीच में ये है न्यूक्लियस, राइट। और ये जो आप फाइबर्स देख रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये छोटे छोटे फाइबर्स जो हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और यहाँ पर आप एक बहुत लंबा सा फाइबर देख रहे हैं, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको कहते हैं डेंड्राइट्स, और जो लॉन्गेस्ट फाइबर है उसको कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन के अराउंड आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेक्टिव शीथ है जिसे जो माइलिन की बनी होती है। एंड लास्ट में ये है नर्व एंडिंग्स, इनको कहते हैं नर्व एंडिंग्स। अब हमारे नर्वस सिस्टम में कैसे होता है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन की जुड़ी होगी डेंड्राइट ऑफ दूसरा न्यूरॉन, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। अब मैसेजिंग कैसे होती है, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये नर्व इम्पल्सेस यानी कि मैसेजेस को पिक करते हैं, सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, और वहां से ये जो मैसेज है ये जाता है एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से होते होते ये लास्ट में नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है, और वहां से ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है समझने वाली, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये नर्व एंडिंग है और फिर इसके साथ जुड़ा होता है दूसरा न्यूरॉन, मतलब यहां से ये दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया, लेकिन बीच में एक ये खाली स्पेस होता है, एक ये गैप होता है। इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहा जाता है इसे, साइनैप्स। साइनैप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या मैसेज यहाँ पर आ रहा है, साइनैप्स तक पहुँचते पहुँचते वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है एक केमिकल सब्सटेंस इसमें रिलीज करता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और आगे की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या मैसेज है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के द्वारा पिक कर लिया जाता है। तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि साइनैप्स क्या है, गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट्स इनटू केमिकल सिग्नल फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट। और आपको ये याद रखना है कि साइनैप्सेस में जो मूवमेंट है वो खाली एक ही डायरेक्शन में होती है। साइनैप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। और हमें बिल्कुल याद रखना है कि न्यूरॉन जो है वो 3 टाइप के हैं, सेंसरी, मोटर एंड रिले। जैसा कि मैंने आपको रिफ्लेक्स आर्क में समझाया था, सेंसरी न्यूरॉन
फिर मोटर न्यूरॉन और दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए रिले न्यूरॉन। तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेल्स टू सीएनएस, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक। और रिले का क्या काम है? रिले न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, एंड दे सर्व एज लिंक्स बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। आई होप ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन में सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन होता है वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि लिखना, चलना, खाना। और मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो अपने आप ही हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन एटसेट्रा। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपको करना होगा वेल लेबल्ड डायग्राम। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरे चैनल पर इसको ड्रॉ करने का इजी आपको वीडियो मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लेबल किया हुआ है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है, जैसे ये जो आप येलो वाला पोर्शन दिख रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है वो एक कवरिंग में होता है। उसके ऊपर क्या होता है? स्कल। ये देखिए स्कल, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये स्कल अगर नहीं होगा तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? इसे हम हिंदी में खोपड़ी भी कहते हैं। लेकिन खाली इतनी ही प्रोटेक्शन काफी नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगी। मान लीजिए आप मार्केट से कुछ ग्लासेस या कप्स कांच के परचेज करते हैं, तो शॉपकीपर उसको कैसे पैक करता है? वो उसमें साइड में कभी थर्मोकोल लगाएगा, कभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लगाता है, ताकि उसको शॉक ना लगे। अगर आप कार में उसको ला रहे हैं तो झटके लगने से जो जिस बॉक्स में वो पैक्ड है उसी के साथ टकरा करके उसके टूटने का डर है, तो इसीलिए वो ये पैकिंग करता है। कुछ ऐसा ही है हमारे ब्रेन में भी। ये जो स्कल है, इसके आप ये देखिए, ये यहाँ पर जो मैंने लाइंस ये बनाई हैं, ये लेयर्स हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। ये लेयर्स हमें वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसा कि ग्लास को थर्मोकोल या न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाते हैं। क्योंकि अगर ये मेनिंजेस, ये लेयर्स नहीं होंगी, तो ये डर है कि हमारा ब्रेन ये जो स्कल है, जो खोपड़ी है, उसके साथ ही टकरा सकता है और इंजर हो सकता है। और यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मैंने आपको मेनिंजेस बताई, ये लेयर्स बताई, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा आप ये येलो वाला पोर्शन देखिए, इस पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रम। फोर ब्रेन का यही सबसे मेजर पार्ट है, और यही वो पार्ट है जहां पर थिंकिंग होती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। ओके, तो इसी पार्ट में लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग, पर्सनालिटी, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सभी चीजें इसी पार्ट द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। अब सेरिबेलम और सेरिब्रम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो है सेरिब्रम, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिबेलम। और ड्रॉ करने में देखिए, ये बिल्कुल कैबेज जैसा है, जैसे वो पत्ता गोभी होती है वैसा ही है, और मैंने इसीलिए इसको ग्रीन कलर से दिखाया है। सेरिबेलम जो है वो पोस्चर मेंटेन करने में, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब जैसे अगर कोई ओवर ड्रंक है तो वो किस तरीके से अपना बैलेंस नहीं बना पाता, क्योंकि ओवर ड्रिंकिंग से सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता है।
तो सेरिबेलम का बहुत बड़ा रोल है स्मूथ बॉडी मूवमेंट में, जैसे वॉकिंग में, डांसिंग में, जहां पर आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। ये सारा काम सेरिबेलम का ही होता है। पॉन्स ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, और वहीं मेडुला कई इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, और आप ये कह सकते हैं कई रिफ्लेक्सेस जैसे कि स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड इवन वॉमिटिंग। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनके फंक्शंस को। फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आपको एक और चीज का खास ध्यान रखना है कि जो हमारा सेरिबेलम है, जो कि पार्ट है हिंड ब्रेन का, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट है, कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, और मेनली किसका बना होता है? सेरिब्रम का। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, उनको इंटरप्रेट करना और उसके बाद उसको स्टोर करना। इट कंट्रोल्स हियरिंग, स्मेल, साइट, थर्स्ट, टच, पेन, स्लीप, इमोशंस एटसेट्रा। और वहीं जब हम हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन की बात करते हैं तो वो क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, राइट। और हिंड ब्रेन के पार्ट्स में सेरिबेलम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेरिबेलम जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और आप क्या कह सकते हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और जो पॉन्स हैं वो रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में हेल्प करता है, और मेडुला ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग एटसेट्रा को कंट्रोल करता है। तो आई होप अब ये ब्रेन का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में जो कि होता है प्लांट हॉर्मोन्स के द्वारा, जिन्हें हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो प्लांट के जो हॉर्मोन्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस, इथिलिन, और एक और है एब्सिसिक एसिड। इसमें ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन और साइटोकाइनेंस जो हैं ये हैं ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स। एंड इथिलिन और एब्सिसिक एसिड ये हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। और अब हम इनके फंक्शंस भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स ग्रोथ प्रमोटर है और ये फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। हम ये कह सकते हैं कि सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन यानी कि सेल डिवीजन इन अ पॉजिटिव वे, इसमें ये हेल्प करता है। तो ग्रोथ अगर हो रही है तो वो ऑक्सिन्स की वजह से ही हो रही है, और ये प्रेजेंट होता है स्टेम्स या रूट्स के टिप्स पर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली, दैट इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। और यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है सन की डायरेक्शन में। इस डायग्राम में देखिए, सन जब प्लांट के ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। अगर सन साइड में होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक विंडो है और सनलाइट साइड से आ रही है, तो आप देखेंगे कि ये प्लांट जो है ये साइडवेज ग्रो कर जाता है। तो ये जो बेंडिंग है ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सिन्स की वजह से ही है, क्योंकि क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये जो सनलाइट है वो इस पोर्शन पर पीछे की तरफ तो नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर ऑक्सिन्स कलेक्ट हो जाता है, और जहां पर ऑक्सिन कलेक्ट होगा वहां पर ग्रोथ हो जाएगी। तो पीछे की तरफ हम देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, और वो फिर इस वजह से यहां से एलोंगेट हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है। और आपको याद रखना है कि इट स्पीड्स अप ग्रोथ इन स्टेम्स बट स्लोज डाउन
ग्रोथ इन रूट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिब्रेलिन्स की। ये भी बिल्कुल ऑक्सिन्स की तरह इनफैक्ट उसी की प्रेजेंस में ग्रोथ को प्रमोट करता है, और हम ये कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स। डोरमेंसी को ब्रेक करने का मतलब है कि स्प्राउटिंग के प्रोसेस को प्रमोट करना या जर्मिनेशन को प्रमोट करना, क्योंकि डोरमेंसी जब वो स्लीप से बाहर आएगा, मतलब डोरमेंसी यानी कि स्लीप जब ब्रेक होगी तभी तो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो जब हम ये कहते हैं हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी, तो इसका मतलब है जर्मिनेशन यानी स्प्राउटिंग को प्रमोट करना। और इट स्टिमुलेट्स एलोंगेशन ऑफ शूट्स, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम शूट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ को फ्लावरिंग में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन्स की। वो भी प्रमोट करता है ग्रोथ को ही, और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इट ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, और एजिंग के प्रोसेस को, लीव्स में एजिंग के प्रोसेस को डिले करता है, और साथ में स्टोमेटा की ओपनिंग को भी प्रमोट करता है। और लास्ट में हम बात करेंगे इथिलिन एंड एब्सिसिक एसिड की, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, मतलब ग्रोथ को होने से रोकते हैं। इथाइलिन या इथिलिन एक गैसियस हार्मोन है, और ये एजिंग को प्रमोट करता है, फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करता है, मतलब जब फ्रूट पक जाता है तो वो गिरता है, और आप देखते हैं कि उसके लीव्स वगैरह भी गिरने लग जाते हैं। कुछ सिमिलर ही फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का भी। आप ये कह सकते हैं कि इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, जैसे कि साइटोकाइनिन्स में हम कह रहे थे कि दे ब्रेक द डोरमेंसी। तो यहाँ पर डोरमेंसी को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि वो जर्मिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जर्मिनेशन के प्रोसेस को रोक रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, राइट। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ सिमिलर ही है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस, ये दोनों ही ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। आइए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्लांट मूवमेंट की। इसमें है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। प्लांट्स को क्या आपने कभी मूव होते हुए देखा है? प्लांट्स वैसे तो चलते नहीं है, लेकिन हाँ अगर उनकी ग्रोथ होती है तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये भी एक तरीके की मूवमेंट है। या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जब आप छूते हैं तो आप देखते हैं, जैसे कि छुई मुई का प्लांट, जब आप छूते हैं उसको तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो इस तरीके से मूवमेंट आप प्लांट में होते हुए देख सकते हैं। मतलब आप कहेंगे कि एक टाइप की मूवमेंट तो वो है जिसमें ग्रोथ भी हो रही है, जैसे कि प्लांट का बढ़ना, और एक टाइप की मूवमेंट वो है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसमें खाली वो श्रिंक हो रहा है, जैसे कि छुई मुई का प्लांट हुआ। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक टाइप की मूवमेंट जो है वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, और एक टाइप की मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो जो मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उसको हम कह देते हैं नास्टिक मूवमेंट। एक बार फिर से मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप इस छोटे से डायग्राम में देख सकते हैं कि एक प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है, तो उसका ग्रो करना भी एक तरीके से मूवमेंट है। तो इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। और ये आप देखिए मिमोसा प्लांट यानी कि छुई मुई का प्लांट, जैसे कि ये उसका लीफ है, अगर आप उसे टच करते हैं तो कैसे वो श्रिंक हो जाता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये नास्टिक मूवमेंट है, कि इसमें खाली आप देख रहे हैं कि वो टेम्परेरीली श्रिंक हो रहा है टच करने से, तो वो ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं है। और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो है, और नास्टिक मूवमेंट जो है वो क्विक है, आपको एकदम से देखने को मिलता है। और आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल है,
और नास्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट में तो आप देख सकते हैं कि जिस तरफ सनलाइट है उसी तरफ प्लांट ग्रो करेगा। जैसे कि मैंने आपको ऑक्सिन्स में भी बताया था कि अगर सन साइड में है तो वो प्लांट भी सन की तरफ ही मूव कर जाएगा, उसकी ग्रोथ सनलाइट की तरफ ही होगी। यहाँ पर जरूरी है कि आप थोड़ा सा और जान लें ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। growth movement of a plant part in response to external stimulus. External stimulus क्या है? जैसे कि sunlight. In response to external stimulus where stimulus decides the direction of response. तो अगर sunlight ऊपर है तो आप देखेंगे कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल वर्टिकल होगी, लेकिन अगर सनलाइट साइड से आ रही है तो आप देखते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी साइडवेज हो जाती है। तो स्टिमुलस ही डिसाइड करता है कि डायरेक्शन ग्रोथ मूवमेंट की क्या होगी। ग्रोथ एंड स्टिमुलस अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो मूवमेंट पॉजिटिव है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं तो वो मूवमेंट यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट नेगेटिव रहेगी। और वहीं जरूरी है कि थोड़ी सी और बातें हम नास्टिक मूवमेंट के बारे में जान ले। हम ये कह सकते हैं कि ये दो टाइप की है, थिग्मोनास्टी एंड फोटोनास्टी। थिग्मो का मतलब क्या होता है? टच। तो इन रिस्पॉन्स टू टच जब मूवमेंट होती है तो उसे हम थिग्मोनास्टी कहते हैं। जैसे कि जो मैंने अभी आपको छुई मुई और मिमोसा प्लांट का एग्जाम्पल दिया। और दूसरा होता है फोटोनास्टी, जो इन रिस्पॉन्स टू लाइट होता है। जैसे कि डेंडेलियन का फ्लावर, रात को वो क्लोज हो जाता है और दिन में ओपन हो जाता है, तो ये भी नास्टिक मूवमेंट ही है, लेकिन ये इन रिस्पॉन्स टू लाइट हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल मून फ्लावर का होता है, जो डे टाइम में क्लोज हो जाता है और जैसे ही रात को मून निकलता है तो ये ओपन हो जाता है। और आइए अब कर लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि ट्रॉपिज्म के टाइप्स। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म। ये 5 टाइप्स हैं ट्रॉपिज्म के यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट के। जब आप प्लांट में मूवमेंट देखते हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब कि जब स्टिमुलस लाइट है तो उसे हम कह देते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जब आप प्लांट में मूवमेंट देखते हैं ग्रेविटी की वजह से, मतलब जब स्टिमुलस ग्रेविटी है तो वो जियोट्रॉपिज्म है। जब स्टिमुलस वाटर है तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म है। जब स्टिमुलस टच करना है तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। और जब कोई केमिकल है तो वो केमोट्रॉपिज्म कहलाता है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म को देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, पहले भी ये एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से सनलाइट की डायरेक्शन में ही प्लांट की ग्रोथ होती है। अगर सनलाइट साइड से आ रही है तो प्लांट भी साइड की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है, बिल्कुल टॉप से आ रही है, तो आप देखेंगे बिल्कुल अपराइट ग्रोथ होगी प्लांट की। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शूट है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, और जो रूट्स हैं वो लाइट से ऑपोजिट ग्रो करते हैं, नीचे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है, इसका जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो इसके रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। क्लियर? आई रिपीट, क्योंकि जो शूट है वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और जो रूट्स हैं वो लाइट से अवे ग्रो करते हैं, इसीलिए वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा था जियोट्रॉपिज्म, जिसमें स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी। अगेन आप इस प्लांट को देखिए, इसका जो रूट वाला पोर्शन है वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है,
और जो शूट है मतलब जो प्लांट खुद है वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शूट है, शूट वाला पोर्शन है, क्योंकि वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ऊपर को जा रहा है ना, और ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शूट वाला पोर्शन है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और जो रूट वाला पोर्शन है, क्योंकि रूट बिल्कुल ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो जो रूट वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म की। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, जब स्टिमुलस वाटर है तब जो मूवमेंट होगी दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसके एग्जाम्पल में आप देखिए, एक वैसे सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है, सॉइल में आपने उसको प्लांट किया होता है और सॉइल में हम वाटर देते हैं, ठीक है, और वाटर की तरफ ही रूट की ग्रोथ होती है। तो हम ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमने ये एक प्लांट का पॉट लिया है। इसमें ये जो आप सॉइल देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई सॉइल है, और इसमें हमने पानी नहीं डाला है। और साइड में हम एक क्ले का कंटेनर रख देते हैं और उसमें हम पानी डाल देते हैं। क्ले का मिट्टी का होता है तो पानी उसमें से थोड़ा थोड़ा रिस्क करके बाहर आता जाएगा, लेकिन पानी खाली इसी साइड होगा, इस तरफ नहीं होगा, जबकि प्लांट हमारा इस तरफ लगा है। तो आप क्या देखेंगे कि जो प्लांट की रूट है ना, वो वाटर की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? हाइड्रोट्रोपिज्म का, राइट। तो रूट्स शो कर रहे हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थिग्मोट्रोपिज्म की। थिग्मो मतलब टच, मतलब मूवमेंट जब स्टिमुलस क्या होगा? टच। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जैसे मनी प्लांट वगैरह होते हैं तो कैसे वो सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट पर ग्रो कर जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि ये एक प्लांट है और यहाँ पर हमने एक सपोर्ट रख दी, तो अपने आप ये जो प्लांट है इसमें से आप देखेंगे ये जो साइड से ये निकल रहा है ना, इनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं, और ये अपने आप इस सपोर्ट के अराउंड बंध जाते हैं और वहीं पर उसी डायरेक्शन में फिर आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का। और लास्ट हम बात कर लेते हैं केमोट्रोपिज्म की, जब स्टिमुलस केमिकल होता है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये है कार्पेल। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है प्लांट के फीमेल पार्ट, कार्पेल का डायग्राम। तो उसमें आप देख सकते हैं ये जो ओवरी है, यहाँ पर फीमेल गेमीट होता है, और पोलन ग्रेन्स जब एंटर होते हैं स्टिग्मा में तो उनको पहुंचना होता है फीमेल गेमीट तक, और अपने आप वहां से एक पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये पोलन ट्यूब है जो अपने आप ग्रो हो जाती है, और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फीमेल गेमीट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? ये फीमेल गेमीट जिसे हम केमिकल कह रहे हैं। तो ये पॉजिटिव केमो या कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, सुनिए, ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। मैंने काफ़ी ब्रीफ में और बहुत ही इजी वे में इसे कवर किया है। आज हम करने जा रहे हैं हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। हम सभी जानते हैं हॉर्मोन्स हमारी ग्रोथ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, एवरीथिंग, हर कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट दे आर केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ। और एंडोक्रिन ग्लैंड्स इनको सिक्रीट करती हैं इन स्मॉल अमाउंट्स, डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, और उसके बाद दे आर सर्कुलेटेड टू वेरियस ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स जिन्हें हम टारगेट ऑर्गन्स कह देते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि टारगेट ऑर्गन से हमारा क्या मतलब है। मान लीजिए कोई हार्मोन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और साथ ही मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, तो उसके टारगेट ऑर्गन्स होंगे लंग्स एंड स्टमक, और हार्मोन्स को ही हम कहते हैं केमिकल
मैसेंजर्स। अब हॉर्मोन्स को सिक्रीट कौन करता है? ग्लैंड्स। तो आइए जान लेते हैं ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। ग्लैंड्स दो टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें एक अलग से एक तरीके का पाइप या डक्ट बना होता है। अ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट, एक अलग से, जैसे ब्लड में जाने के लिए एक अलग से पाइप सा बना होगा और वहां से जो हार्मोन है वो सिक्रीट होकर के ब्लड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स ये एक्चुअली हमारे ईयर के पीछे होती हैं, लेकिन सलाइवा कहाँ पर आता है? सलाइवा हमारे मुंह में आता है, तो वो एक डक्ट के थ्रू आता है। ठीक है। और अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो पेनक्रियाज हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे डिटेल में। और दूसरा टाइप होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे सिक्रीट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। उनमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई इस तरीके से अलग से पाइप नहीं होता, तो हम उनको डक्टलेस ग्लैंड्स कह देते हैं। और ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनलिन एंड ओवरीज एंड टेस्टिस। आइए देख लेते हैं इनकी लोकेशन। ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। आप देखिए, ये सबसे ऊपर यहाँ पर है पाइनियल ग्लैंड और ये है हाइपोथैलेमस। ये सब आप देखेंगे ब्रेन में है। इसको कहा गया है मास्टर ऑफ मास्टर। अगर हम मास्टर ग्लैंड की बात करें तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज वेरी क्लोज टू ब्रेन। और फिर आप देखिए थायराइड ग्लैंड है और उसके साथ है पैराथायरॉयड। देन वी हैव थाइमस और नीचे आप देखिए स्टमक के नीचे है पेनक्रियाज और किडनी के ऊपर पेयर में प्रेजेंट है एड्रेनल ग्लैंड्स और सबसे नीचे प्रेजेंट है टेस्टिस एंड ओवरीज। इसमें हमें याद रखना है कि कौन सी ग्लैंड की क्या लोकेशन है और कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। इसकी लोकेशन तो देखिए ब्रेन है और ये मास्टर ग्लैंड इसे कहा गया है क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स ये कंट्रोल करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, मतलब ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करने का फंक्शन करता है कि कौन सा हार्मोन कब निकलना है और कब निकलना बंद होना है। ये सब हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। और उसके बाद अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो ये इट इज़ वेरी क्लोज टू ब्रेन और जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। हम इसे कहते हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट कंट्रोल्स देयर फंक्शनिंग। अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, अगर ये ज़्यादा निकलने लगे तो ग्रोथ उस बच्चे की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इस चीज़ को हम कहते हैं जाइंटिज्म। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो तो वो बहुत छोटा होगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी और जिसे बोना कहते हैं, तो इसे हम कह देते हैं ड्वार्फिज्म। थाइमस, ये जो थाइमस ग्लैंड है दिस इज इन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट और जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम कहते हैं थाइमस हार्मोन और ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्टमक के नीचे है पेनक्रियाज, तो लोकेशन इसकी हो गई बिलो स्टमक और जो हार्मोन है वो है इंसुलिन और इसका काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये ठीक से काम ना करे और इंसुलिन हार्मोन ठीक से सिक्रीट ना हो तो उस पर्सन को डायबिटीज हो जाता है। उसके बाद आती हैं एड्रेनल ग्लैंड्स जिन्हें हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है और ये प्रेजेंट है किडनी के
ऊपर, मतलब 2 ग्लैंड्स होती हैं ऑन टॉप ऑफ 2 किडनीज, इन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। और जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम कहते हैं एड्रेलिन। और इस हार्मोन का नाम भी है फ्राइट एंड फ्लाइट, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में ये हमें हेल्प करता है। जैसे अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हमें एकदम से एक्ट करना होता है, हमें भागना पड़ सकता है, हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। जैसे कि एकदम से अगर आपके सामने कोई डॉग आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे ना। तो उस समय क्या होता है, हमें एकदम से एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी एकदम से कहाँ से आती है, ये काम है एड्रेनलिन हार्मोन का। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उस समय हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, बीपी, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और क्योंकि हमें उस समय एकदम से एनर्जी चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए, तो इसी हार्मोन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज जाता है, जिससे हमें एकदम से बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज। मेल्स में टेस्टिस जो है, इसका जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और इसका काम क्या है, स्पर्म्स बनाना और मेल्स में प्यूबर्टी टाइम पर जो भी फीचर्स डेवलप होते हैं उन सबको कंट्रोल करना। इसी तरीके से फीमेल्स में है ओवरीज, और हार्मोन होता है, 2 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। सो एस्ट्रोजन कंट्रोल चेंजेस इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और जो ये प्रोजेस्टेरोन आप देख रहे हैं वो खास यूटेरस के चेंजेस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके हार्मोन्स भी हैं। जैसे पेनक्रियाज का इंसुलिन है, टेस्टिस का अभी आपको मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होने की वजह से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बट इसके अलावा भी आपने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है वो भी रिलीज होता है और वो जाकर के स्टमक में मिक्स हो जाता है। और टेस्टिस स्पर्म्स बनाते हैं और ओवरीज ओवम बनाते हैं। तो इनके दोनों ही काम हैं, इसीलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। और नेक्स्ट आइए अब बात कर लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। अब हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ये चीज कंट्रोल होती है कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है और उसको कितनी देर तक सिक्रीट करना है, कब रुक जाना है। ये सब जो एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली ही हमारी बॉडी में मैनेज हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म। Timing and amount of hormones released by each gland are controlled by this mechanism, which is inbuilt in our body. और आपने इसमें एक एग्जाम्पल देना है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे आप देखिए, शुगर लेवल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली से यहाँ पर मेरा मतलब है फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से पेनक्रियाज के सेल्स उसे डिटेक्ट कर पाते हैं और फिर वो इंसुलिन और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। और फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ही उनको समझ में आता है कि अब एक पॉइंट पर जब ब्लड शुगर लेवल जितना फॉल होना चाहिए था उतना फॉल हो गया, उन्हें रुक भी जाना है, तो सिक्रीशन ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा। ये जो मैकेनिज्म है इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। शुगर लेवल राइजेस इन द ब्लड डिटेक्टेड बाय पेनक्रियाज सेल्स, दे सिक्रीट मोर इंसुलिन, और उसके बाद सिक्रीशन ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस एज ब्लड शुगर फॉल्स। तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।